नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लियोफाइल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीजीटी आर्ट्स और टीजीटी मेडिकल नॉन मेडिकल के लिए दोस्तों क्लास नंबर 2। इससे पहले क्लास नंबर 1 जो हो चुकी है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज पहले उसे जाकर देख लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जो क्लास पहले हमने जो अपलोड की थी उसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया है और बहुत सारे बच्चों ने उसे कंटिन्यू रखने की बात की है। दोस्तों, यहाँ पे टॉपिक वाइज जो स्टडी आपकी करवाई जा रही है, बहुत सारे बच्चे कोचिंग लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे फ्री में आप लोगों को बहुत अच्छा मटेरियल जो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि सर ये जो आप टॉपिक वाइज करवा रहे हो इसमें थोड़ा डिटेल में करवा दिया जाए। दोस्तों, यहाँ पे जितनी भी आगे की वीडियो आएंगी, जो भी टॉपिक आपके छूट जाएंगे उन सभी को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया जाएगा। जैसे कि आप सभी सेल्फ स्टडी करते हैं, लेकिन दोस्तों जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं और जब आप यहां पे इस चैनल पे आएंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अगर आप पहली बार यहां पे आ रहे हैं तो आपका ओवरऑल तैयारी हो जाएगी, जिसमें कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, दोस्तों साइंस, एचपीजी के ये 5 हम लोगों ने सब्जेक्ट जो वो लिए हुए हैं। लेकिन इसमें हम इस वीडियो में हम लोग 3 सब्जेक्ट जो वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक थे ये काफी लेंथी हो गए थे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है और इसे सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है। दोस्तों, तो अगर आप लोग इसके समय की बात करें तो दोस्तों इसका जो समय था वो रेडियो कार्बन जैसी जो दोस्तों पद्धतियां थी, जिसमें कि जब आदमी जीवित होता है तो उस समय जो कार्बन की मात्रा होती है, तो जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी कार्बन की मात्रा जो वो कम हो जाती है। तो उस समय एक टेक्निक्स थी रेडियो कार्बन C14 दोस्तों, जिसके द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की जो तारीख बताई गई, तिथि जो बताई गई है, 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व के बीच में मानी गई है। हालांकि बहुत सारे विद्वानों ने इसके बारे में अलग अलग जो है वो समय का निर्धारण किया है। जैसे आप लोग देख लें दोस्तों, अल्विन जो थे इन्होंने 2150 से लेके 1750 के बीच में इसका समय जो है वो निर्धारित किया है। डीपी अग्रवाल ने दोस्तों 2350 से लेके 1750 के बीच में समय निर्धारित किया है। सन जॉन मार्शल ने दोस्तों, जो मैंने अभी आपको समय बताया है वो बता दिया। जैसे इनका समय जो था वो 3250 से लेके 2750 के बीच में। बुली के द्वारा 2800 के बीच में इसका समय जो बताया गया है। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज थी वो सबसे पहले राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों इसमें जब खोज हो रही थी तो सबसे पहले जो नगर आया था वो हड़प्पा नगर आया था, जिसमें कि सबसे ज्यादा खुदाई की गई थी। दोस्तों, इसे प्राक ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में भी रखा जा सकता है। दोस्तों, प्राक ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिक और कांस्य ब्रॉन्ज एज में भी से रखा जाता है, क्योंकि कई बार इंग्लिश में भी पूछ लेते हैं। तो दोस्तों, जॉन मार्शल पहले विद्वान थे जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। और दोस्तों, जॉन मार्शल पहले विद्वान थे जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता के लिए सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग किया था। तो यह प्रश्न आ सकता है कि सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जॉन मार्शल ने किया था। दोस्तों, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक जो यहाँ पे दोस्तों अगर आप लोग देख लें तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आपके पास इस तरह से, तो ये आपके पास ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो दोस्तों, अगर आप लोग इसे देखें तो दोस्तों जो पूर्व में यहाँ पे दिया गया है उत्तर प्रदेश, इसमें दोस्तों आलमगीरपुर। और पश्चिम की बात करें तो सुत कांगेडोर, दोस्तों यहाँ पे सुत कांगेडोर बलूचिस्तान में। और फिर दोस्तों नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में दोस्तों आपके पास मांडा कश्मीर में। और साउथ की बात करें तो दोस्तों दामियाबाद महाराष्ट्र में। तो इस तरह से इस सभ्यता का जो था वो विस्तार था। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी। और दोस्तों, इसका जो क्षेत्र का जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। और आप लोग इसका क्षेत्र की बात करें, ये कितने क्षेत्रफल में फैली हुई थी? लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैली हुई थी। अगर इसकी एग्जैक्ट डेट देखा जाए तो दोस्तों इसमें 12 दोस्तों एग्जैक्ट हमारे पास इसका जो आंकड़ा है वो इस तरह से दिया गया है वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पे आप लोगों ने इस चीज को देख लिया है। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी। बड़े नगर इसमें दोस्तों जो थे वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो पुरास्थल था मोहनजोदड़ो। और भारत में दोस्तों अगर आप लोग देखें, क्योंकि उस समय जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके बहुत सारे स्थल जो पाकिस्तान में जा चुके हैं। अगर आप लोग भारत की बात करें तो सबसे बड़े जो पूरा स्थल था वो राखीगढ़ी था। दोस्तों, लोथल और सुत कांगेडोर, सुत कोददा सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह थे। तो कई बार ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि लोथल कहां पे है? तो दोस्तों लोथल जो है वो गुजरात में है।
तो इसके बारे में भी हम लोग बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत है। दोस्तों कई बार इसकी जो है वो लंबाई चौड़ाई भी पूछ लेते हैं, तो इसे देख लेते हैं इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी थी। दोस्तों अन्नागार की जो लंबाई चौड़ाई थी 4571 मीटर, और इसकी अगर आप लोग चौड़ाई की बात करें 1523 मीटर। तो इस चीज को आप लोग देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो के बृहत स्नानागार। ये एक प्रमुख स्मारक था दोस्तों, और जिसके मध्य में एक स्नान कुंड भी था। तो दोस्तों ये जो विशाल स्नानागार था ये भी मोहनजोदड़ो में ही मिला है दोस्तों। और इसकी अगर आप लोग लंबाई की बात करें तो 11.88 मीटर, और इसकी चौड़ाई की बात करें तो 7.01 मीटर दोस्तों ये चौड़ा था, और गहराई की बात करें तो 2.43 मीटर। तो इस चीज को आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। उसमें पशुपतिनाथ की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से ही मिली है, जिसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा भी विराजमान है दोस्तों। उस समय शिव का ये प्राचीन रूप जो था वो पशुपति महादेव था दोस्तों। तो यहाँ पे आपने इस चीज को देखा है। नर्तकी की कांसे की जो मूर्ति थी दोस्तों वो भी मोहनजोदड़ो में ही मिली है। सिंध जो सभ्यता थी, जो समाज था, वो मात्र सत्तात्मक था दोस्तों। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में भी मेलुहुआ शब्द का अर्थ सिंधु सभ्यता से ही है दोस्तों। पशुओं में कुबड़ वाला सांड उस समय बहुत ही ज्यादा पूजनीय था, विशेष उसकी पूजा की जाती थी। उस समय दोस्तों अगर किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उस समय जो डेड बॉडी होती थी उनको जलाया भी जाता था, कई बार उनको धरती में दफनाया भी जाता था। ये दोनों प्रथाएं उस समय प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता के विनाश का जो सबसे बड़ा कारण दोस्तों बताया गया है वो बाढ़ बताया गया है। हालांकि उस समय देखा जाए तो सुनामी भी आती थी, भूकंप भी थे, लेकिन उसका जो मेन कारण बताया गया है वो दोस्तों बाढ़ ही बताया गया है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करें तो उसमें लोगों को लोहे का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, और ये भी दोस्तों कहा जाता है कि उसमें लोग जो थे वो घोड़े से परिचित नहीं थे, उनको घोड़े की पहचान नहीं थी। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग देखें सूरकोतदा में दोस्तों उसमें घोड़े की हड्डियां जो वो प्राप्त हुई हैं, और सिंधवासी जो थे वो लिंग मूर्ति की पूजा भी करते थे। लेकिन आर्य जो थे दोस्तों वो प्रकृति की पूजा करते थे। और दोस्तों उस समय अगर आप लोग देखें तो दास प्रथा भी बहुत ज्यादा प्रचलन में थी। सिंधवासी जो थे दोस्तों वो पासी का खेल खेलते थे, नृत्य द्वारा अपना मनोरंजन करते थे दोस्तों। गाय की मूर्ति कहीं से भी प्राप्त जो है वो नहीं हुई है दोस्तों। उस समय यातायात के लिए बैलगाड़ियों का ही प्रयोग किया जाता था। और अगर आप लोग देखें तो टेराकोटा जो थे दोस्तों उसे क्या कहा जाता था, ये प्रश्न भी काफी बार पूछा जाता है कि टेराकोटा जो है वो क्या है दोस्तों। आग में पकी हुई मिट्टी होती थी, उसे टेराकोटा कहा जाता था। और यहाँ पे आप लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में डिटेल में देख लिया है। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे इन चीजों को देखते जाएंगे दोस्तों। मोहनजोदड़ो के जो अधिकांश जो निवासी थे वो भूमध्य सागरीय प्रजाति के माने जाते थे। अब हम देख लेते हैं दोस्तों पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी दोस्तों दो प्रकार की गतियां करती है, घूर्णन और परिक्रमण। घूर्णन क्या होता है दोस्तों, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है दोस्तों। अगर आप लोग देखें तो पृथ्वी जो है वो कहां पे घूमती है, वो अपने एक्सिस पे वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, और जिसे घूर्णन जहां परिभ्रमण भी कहते हैं दोस्तों। इसी कारण दोस्तों दिन रात बनते हैं जब पृथ्वी घूमती है, इसे दैनिक गति भी कहा जाता है। परिक्रमण दोस्तों पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा भी करती है दोस्तों, जिस परिक्रम जहां वार्षिक गति भी कहा जाता है दोस्तों। जो पृथ्वी है अगर आप लोग देखें तो ये आपके पास सूर्य है और ये आपके पास मान लो पृथ्वी है दोस्तों। एक तो ये अपने एक्सिस पे घूमती है, दूसरा ये सूर्य के चक्कर भी लगाती है दोस्तों। अगर आप लोग देखें जब ये अपने एक्सिस पे घूमती है और तो उस समय दिन रात बनते हैं, इसे दैनिक गति कहते हैं दोस्तों। जब ये सूर्य का चक्कर लगाती है तो उसे वार्षिक गति भी कहते हैं। और इस पृथ्वी की ये परिक्रमा 365 दिन में 6 घंटे में पूरी होती है दोस्तों। ये जो 6 घंटे हैं ये 4 साल के बाद मल्टीप्लाई हो जाते हैं और ये 24 आवर बन जाते हैं। तो इसलिए 4 साल के बाद लीप ईयर को भी देखा जा सकता है दोस्तों। उपसौर, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे ज्यादा पास होती है दोस्तों तो उसे उपसौर कहा जाता है। ऐसी स्थिति कब होती है, जब 3 जनवरी को होती है। तब पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है दोस्तों ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे देख लें आप लोग। 3 जनवरी को और एक 14.70 करोड़ किलोमीटर की होती है दोस्तों, ये सबसे नजदीक होती है। अब अपसौर की बात करें, पृथ्वी जब सूर्य के सबसे दूर पर स्थित होती है तो उसे हम लोग अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति कब होती है दोस्तों, ऐसी स्थिति आप लोग देखें तो 4 जुलाई को होती है। सूर्य पृथ्वी के बीच की ये जो दूरी होती है वो 15.21 करोड़ किलोमीटर के बीच में रहती है। लैटिट्यूड की बात करें, अक्षांश की बात करें
दोस्तों विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। तो ये भी आप लोगों ने देखा है, विषुवत वृत्त की उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो इसका डायग्राम मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। भूमध्य रेखा दोस्तों अगर उसकी बात करें कि उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिण में भी दोस्तों 33.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। देशांतर की बात करें जिसे कि इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं दोस्तों, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं और इनको देशांतर कहा जाता है। संक्रांति की बात करें, सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहा जाता है। कर्क संक्रांति दोस्तों कब होती है? कर्क संक्रांति 21 जून को, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर बिल्कुल लंबवत पड़ता है, इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में ये दिन जो है वो सबसे बड़ा होता है। मकर संक्रांति की बात करें दोस्तों, मकर संक्रांति जो है वो 22 दिसंबर को होती है, सूर्य मकर रेखा पर सीधा लंबवत पड़ता है दोस्तों, इसमें मकर संक्रांति कहा जाता है। यह दिन दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा है कि अगर आप लोग उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो उसमें जो सबसे बड़ा दिन होता है वो 21 जून होता है। अगर 22 दिसंबर की बात करें तो उसमें दक्षिण गोलार्ध में ये सबसे बड़ा दिन होता है। विषुव की बात करें, इस स्थिति में सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती हैं और ये सभी जगह जिसमें कि दिन और रात जो वो बराबर होते हैं। दिन और रात कब बराबर होते हैं दोस्तों? 23 सितंबर जिसे शरद विषुव कहा जाता है और 21 मार्च बसंत विषुव, दिन रात बराबर होते हैं दोस्तों इसमें। अब पॉलिटिकल साइंस का देख लेते हैं, भारतीय संविधान की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर भारतीय संविधान के निर्माण की बात करें तो उसमें कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो 1946 को किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों की अगर आप लोग दोस्तों टोटल स्ट्रेंथ की बात करें तो 389 थी दोस्तों। इसकी पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1940 को हुई थी। और ये जो बैठक हुई थी दोस्तों, ये कब हुई थी, कहां पे हुई थी? 9 दिसंबर को 1946 को ये दोस्तों दिल्ली में हुई थी, न्यू दिल्ली में हुई थी और कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में ये हुई थी। डॉक्टर उस समय दोस्तों अगर आप बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, क्योंकि उसमें कोई भी ऐसा वहां पे नहीं मिल रहा था जिनको अध्यक्ष चुना जाए, तो उसमें उन्होंने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही बनाया गया, क्योंकि उसमें वो बिल्कुल सीनियर थे दोस्तों। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का परमानेंट अध्यक्ष जो था वो निर्वाचित कर दिया गया था दोस्तों। BN राव द्वारा जो तैयार किया गया संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था दोस्तों। BN राव को संवैधानिक सलाहकार भी कहा जाता है। उन्होंने एक ड्राफ्ट पर विचार करने के लिए प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया, जिसके अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो ये भी काफी बार पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। संविधान निर्माण में दोस्तों 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लग गया था। संविधान को दोस्तों 26 नवंबर, ये भी प्रश्न काफी बार पूछा जाता है दोस्तों, संविधान जो था वो 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। तब इसमें 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे और 8 इसमें अनुसूचियां थी दोस्तों। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, डिमांड बढ़ती गई, तो इसमें भी इन चीजों को इंक्रीज किया गया। अब अगर आप लोग देखें तो 25 भाग हैं और 400 से अधिक आर्टिकल्स हैं और दोस्तों 12 इसमें अनुसूची हैं, 12 इसमें शेड्यूल दिए गए हैं। संविधान सभा की दोस्तों जो अंतिम बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी और उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति जो था वो चुन लिया गया था। और दोस्तों अगर आप लोग बात करें तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में यूरो टाइप करें। और दोस्तों इस समय जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं, तो अगर आपको इसके बारे में भी पता है तो कमेंट बॉक्स में यूरो टाइप करें। दोस्तों ये आज का वीडियो था, फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में यूरो टाइप करें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, दिल से।